आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनावी चंदा हासिल करने में बीजेपी रही सबसे आगे। 2022-23 में मिले 250 करोड़ रुपए से ज्यादा। कॉरपोरेट जगत चुनावी चंदा देने में रहा आगे। कांग्रेस में शामिल हुई वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की नेता शर्मिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की मौजूदगी में ली सदस्यता। कांग्रेस शर्मिला के भाई जगन मोहन रेड्डी को बड़ी चुनौती देने की रणनीति बना रही है। आज नहीं हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी। केजरीवाल के घर की सुरक्षा आज बढ़ाई थी। केजरीवाल को ईडी अब चौथा सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है सूत्र। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आज की, और आज की सबसे बड़ी खबर जो कि सीधे तौर पर जुड़ी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ। चुनाव तभी लड़े जा सकते हैं जब पैसा हो। बगैर पैसे के आज मौजूदा दौर के अंदर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सच है। लेकिन एक सच्चाई यह भी निकल करके सामने आई है कि 250 करोड़ रुपए हासिल करके बीजेपी सबसे आगे रही है चुनावी चंदे में। जिस बीजेपी पार्टी को देश के अंदर 30 से 35% लोग वोट करते हैं, लेकिन चुनावी चंदे में वही बीजेपी 70% तक चुनावी चंदा हासिल करने में कामयाब हो जाती है। आखिरकार बिना चंदे के, बिना पैसे के विपक्ष कैसे लड़ेगा, और बीजेपी को ये चंदा मिलने के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या कॉरपोरेट जगत मोदी सरकार की सत्ता में वापसी की जमीन तैयार कर रहा है? क्योंकि बीजेपी ने 2022 और 23 में सबसे ज्यादा चंदा पाया है। चंदा देने वालों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कॉरपोरेट घरानों की रही है। बीजेपी ने इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिए छप्पर फाड़ कमाई की है। लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए सभी पार्टियों को चंदे की जरूरत होती है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर कोई क्षेत्रीय दल, सभी लोगों से मिलने वाले चंदे के जरिए पार्टी चलाते हैं। वहीं 2022 और 23 में मिले चंदे को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एक साल में बीजेपी को चुनावी ट्रस्टों से 259.08 करोड़ का चंदा मिला है। ये चंदा सभी राजनीतिक दलों को मिले दान का 70% से ज्यादा है। बीजेपी को चंदा देने वाले ज्यादातर लोग कॉरपोरेट घरानों से आते हैं। लगभग 39 और कॉरपोरेट घरानों और व्यवसायिक घरानों ने चंदा दिया है। एडीआर रिपोर्ट में बताया गया है कि 39 कॉरपोरेट और व्यवसायिक घराने ऐसे हैं जिन्होंने चुनावी ट्रस्टों को 363 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया है। लेकिन देखा जाए तो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट हमेशा से बीजेपी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहा है। इतना ज्यादा कि इस संस्था ने जो भी चंदा अलग अलग कंपनियों से लिया, वो लगभग पूरा ही बीजेपी को दान कर दिया। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम की एक संस्था है। इस संस्था का काम है तमाम राजनीतिक दलों को वो चंदा देना जो ये संस्था देश भर के पूंजीपतियों से इकट्ठा करती है। यानी देश की तमाम बड़ी कंपनियां पहले इस संस्था को चंदा देती हैं और फिर ये संस्था उस चंदे को राजनीतिक दलों में बांट देती है। चंदे के बंटवारे में दिखने वाले इस भारी अंतर के क्या कुछ छिपे हुए संकेत भी हो सकते हैं? अमूमन माना जाता है कि देश का कॉरपोरेट और उद्योग जगत सत्ता की चाल के साथ तालमेल बिठाकर चलता है। आमतौर पर सत्ता में संभावित किसी भी बदलाव की आहट भी कॉरपोरेट को मिल जाती है। लेकिन जिस तरीके से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का मोटा हिस्सा बीजेपी के खाते में जा रहा है, उसके छिपे संकेत ये भी हो सकते हैं कि कॉरपोरेट जगत का भरोसा बीजेपी पर बना हुआ है और उसे भरोसा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी सत्ता में फिर आ सकती है। ज्यादातर भारतीय राजनीति में चुनावी चंदे का मामला
हमेशा से ही विवादों में रहा है। चुनावी बॉन्ड में भी कई तरह की खामियों की शिकायत सामने आती है। यहाँ तक कि इसे राजनीति में काले धन के उपयोग से जोड़ा जाता है, तो कभी राजनीति में बढ़ते अपराध के लिए इसे दोषी माना जाता है। लिहाजा चुनावी चंदा देने के तरीकों में हमेशा ही तब्दीलियां होती रही हैं। राजनीतिक चंदे पर पार्टियां, यहाँ तक कि सरकारें भी सब कुछ छिपाना चाहती हैं। लेकिन कौन सा दल किस उद्योगपति से एहसान का चंदा लेकर सत्ता में जा बैठा है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण नहीं है। क्या सारी चौकसी और तमाम पहरेदारी केवल आम आदमी पर ही लगाई जाएगी? आखिर उसके बारे में सब कुछ जानने का हक सरकार को किसने और क्यों दिया? सरकार को भी आम लोगों की कमाई के एक एक हिस्से का हिसाब चाहिए होता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के चंदे का हिसाब जनता को नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि चुनावी बॉन्ड कानून के तहत चंदा देने वाला व्यक्ति या संस्था एसबीआई के बॉन्ड डिजिटल पेमेंट के जरिए खरीदता है और राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में दे देता है। लेकिन बैंक या फिर ये राजनीतिक पार्टियां चंदा देने वाले का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होती। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न के मार्फत सरकार को तो सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं चल पाता कि किस पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना चंदा दिया, या इतनी बड़ी मात्रा में चंदा लेकर वो सरकार चंदा देने वाले उस उद्योगपति का किस तरह और कितना भला करने वाली है। कुल मिलाकर पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं दिखती है। कांग्रेस के खेमे से आज एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई और 3 दिन पहले हमने जो खबर आपको बताई थी उस खबर पर मोहर लग गई। कांग्रेस के पार्टी के साथ में अपनी पार्टी का विलय किया वाईएसआर शर्मिला ने, और आंध्र प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी उन्हीं के भाई मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को अब चुनौती देने में जुट गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में शर्मिला आज कांग्रेस में शामिल हुई। क्या है कांग्रेस का अब तेलंगाना में प्लान, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दक्षिण में कांग्रेस पार्टी ने अपना बड़ा दांव चला है। एक बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी को मिली है। वाईएसआर तेलंगाना का आज कांग्रेस में विलय हो गया है। जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला आज कांग्रेस में शामिल हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। आंध्र प्रदेश चुनावों से कुछ महीने पहले इस सियासी उलटफेर से बड़ा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा मानी जाती है। शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन है और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है। कहा जा सकता है कि भाई बहन की आपसी तकरार का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं शर्मिला ने आज पार्टी में शामिल होते ही एक बड़ी बात कही कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना उनके पिता का सपना था और उन्हें इसमें योगदान देकर खुशी होगी। साथ ही शर्मिला ने कहा कि उन्हें ईसाई के तौर पर मणिपुर हिंसा के कारण बहुत दुख हुआ है। अगर सेक्युलर पार्टी सत्ता में नहीं होगी तो यही होगा। शर्मिला के साथ आने के बाद कांग्रेस को कई बड़े फायदे देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि वाईएस शर्मिला के बहाने जगन मोहन रेड्डी से संवाद का चैनल भी खुल सकता है। लेकिन 2021 के बाद से शर्मिला और जगन मोहन रेड्डी के बीच तकरार देखने को मिली है। दूसरी ओर क्योंकि बीजेपी अब तेलुगु देशम पार्टी के साथ तालमेल करने जा रही है, इसलिए जगन मोहन रेड्डी ने भी दूरी बना ली है। इसलिए कहीं न कहीं कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि उनकी घर वापसी कराई जा सकती है। हालांकि सोनिया गांधी के परिवार से उनकी नाराजगी और केंद्र सरकार का भय उनको रोके हुए है कि वो इस बड़े कदम को उठाएं। 14 साल पहले अपनी मां विजयम्मा और बहन वाईएस शर्मिला के अपमान के बाद जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई थी और कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया था। साल 2021 आते आते जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन शर्मिला के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। 2021 में ही वाईएस शर्मिला ने वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर
वाईएसआर तेलंगाना बना ली और तेलंगाना में सक्रिय हो गए। बाद में उनकी मां ने भी जगन मोहन का साथ छोड़ दिया और उन्हीं के साथ आ गई। हालांकि अब कांग्रेस में वापसी के साथ ही इस बात के भी पूरे आसार हैं कि वो फिर से आंध्र प्रदेश में सक्रिय होंगी। अब वहीं वाईएस शर्मिला अपने भाई का साथ छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस के साथ आ खड़ी हुई हैं। कांग्रेस में आने के बाद वाईएस शर्मिला ने आज ये भी कहा कि आज उनके पिता वाईएसआर रेड्डी बहुत खुश होंगे क्योंकि उनकी बेटी उनके नक्शे कदम पर चल रही है और कांग्रेस का हिस्सा बन रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बहरहाल शर्मिला के साथ आने से कांग्रेस के तेलंगाना के अभियान को गति मिलेगी। राज्य में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। शर्मिला के आने से आंध्र प्रदेश से सटे कई इलाकों में कांग्रेस को अपने वोट बैंक में बड़ा फायदा मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी के संबंध को लेकर के लगातार गहमागहमी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन आज सुबह सुबह खबर आई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। उनके घर के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने रास्तों को भी जाम कर दिया था, लेकिन बाद में पुलिस ने व्यवस्था वहां से हटा ली। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के ये रस्साकसी कहां पर जाकर के थमेगी और इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी के नेता तरह तरह के कयास लगा रहे थे कि आज मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी केजरीवाल के घर पर कभी भी दबिश दे सकती है, जिस कारण केजरीवाल के घर के आगे भी दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर दी। पुलिस को आशंका थी कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन अब केजरीवाल के घर का रास्ता खोल दिया गया है। ये महज अफवाह थी। इस रिपोर्ट को बनाए जाने तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं ईडी द्वारा 3 बार समन दिए जाने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही और सत्ताधारी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाए। शुरुआत में केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाला ये शब्द आपने बीते 1 साल में कई बार सुना होगा। इसे लेकर कई जांच हुई और नेताओं की गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज तक इस मामले में 1 पैसे का भी हेर फेर नहीं मिला। केजरीवाल बोले, अगर भ्रष्टाचार वाकई में हुआ है तो करोड़ों रुपए कहां गए? क्या हवा में उड़ गए? बल्कि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। होता तो पैसा भी मिलता। उन्होंने कहा कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। अब ये मुझे भी गिरफ्तार करना चाहते हैं। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है। सीएम ने खरे खरे शब्दों में ये कह डाला कि ईडी जो मुझे समन भेज रही है वो जांच के लिए नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है। मुझे मेरे वकील ने बताया कि ये समन गैर कानूनी है। बीजेपी मुझे लोकसभा चुनावों में प्रचार करने से रोकने की साजिश कर रही है। आप पार्टी के मुखिया गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे, इस पर बड़ी गहमा गहमी मची हुई है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बार बार तलब किए जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर एजेंसी अब उनके जवाब का अध्ययन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब दिल्ली सीएम को 4था समन भेज सकती है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल का ईडी समन को बार बार नजरअंदाज करना जांच अधिकारी को उन्हें कस्टडी में लेने के विकल्प देता है। इस वक्त देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के 2 बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को ईडी बार बार समन भेज रहा है। हालांकि कोई भी अभी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। लोकसभा चुनावों से पहले अगर इन दोनों मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसका खामियाजा सीटों के नुकसान से हो सकता है। इससे पार्टी की राजनीतिक स्थितियों में भी बदलाव आ सकता है, क्योंकि जब किसी नेता की गिरफ्तारी होती है तो उसके खिलाफ इसे चुनावी प्रचार में बदला जाता है और उसकी पार्टी को इससे नुकसान होता है।
वैसे तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 7 समनों को नजरअंदाज किया है, लेकिन एजेंसी ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि सोरेन के खिलाफ कार्रवाई से संभव है कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन दिल्ली में एजेंसी के सामने ऐसी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था सीधे सीधे केंद्र के अधीन आती है। केजरीवाल के जेल जाने की स्थिति में आसानी से कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में जा सकती है, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है कि केजरीवाल जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे, या फिर कोई और तरीका अपनाकर लोकसभा चुनावों से पहले खुद की गिरफ्तारी को होने से वो रोकते रहेंगे। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।